Hello everyone, this is Isha. Very warm welcome to your own YouTube channel Discover Knowledge. Friends, this is the first video for class 9 social science on our YouTube channel. हमारे साथ आप जुड़े, थैंक यू सो मच. पिछली वीडियो थी क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 फॉर ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. वेल क्लास 9th हो, क्लास 10th हो और बीए ऑनर्स हो, प्रोग्राम हो, ये सभी न्यू है मेरे चैनल पर. क्लास 11th एंड 12th तो चलते ही रहते हैं. अब ये है पहली वीडियो क्लास 9th की, जिसके साथ हम बिगिन कर रहे हैं फॉर टर्म 1. ठीक है, टर्म 1 का चैप्टर नंबर 1 जो आपकी हिस्ट्री का है वो आज हम बिगिन करेंगे. सो स्टे ट्यून पीपल. अगर आप मेरे साथ नए हैं, आप मेरे कंटेंट से आप जुड़े हैं, आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप मेरे कंटेंट से जुड़े रहें, आपको बहुत सारे नए नए अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मेरे चैनल पर. थैंक यू सो मच. अब बिगिन करते हैं. सो दिस इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए, रेवोल्यूशन के जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं. जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑब्वियसली हैज सम रीजंस. मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हम फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसकी बात कर रहे हैं. देखिए, रेवोल्यूशन तो ये भी होता है कि आपने एक दिन पहले कुछ डिसाइड किया, उसके अगले दिन कुछ डिसाइड किया, मतलब ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये चेंजेस है. ठीक है, लेकिन जब हम चेंजेस एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक बड़े एरिया के जोन में बात करते हैं, हर एक फील्ड में चेंजेस की बात करते हैं, तो वो रेवोल्यूशन बन जाता है. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस रहे. अगर मैं आज अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाती हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा. इसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी कुछ रीजंस रहे हैं. पहला, किंग एंड हिज प्रॉब्लम्स. अर्लियर टाइम में आप जानते हैं पहले तो किंग हुआ करते थे, और अब हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब होते हैं, लेकिन पहले के टाइम में हमेशा हर जगह पे किंग हुआ करते थे. तो उनकी उन वो क्या थे, कौन था किंग, उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी, वो जब आए फ्रांस के थ्रोन पे वो बैठे, तो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को डील किया, ये एक रीज़न रहा. ठीक है, ये क्या था इन डिटेल, इससे क्या प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हुई जिससे उन्हें लगे कि अभी हमें चेंज चाहिए, तो वो हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहला रीज़न ये रहा. उसके बाद था पीपल एंड टैक्स सिस्टम. ठीक है, लोग किस तरीके से सेटअप था वहाँ पे, टैक्स का तरीका क्या था. ठीक है, टैक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नई है. ठीक है, जो आप में अब देते हैं ये पहले से ही लोग देते आ रहे हैं, ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किंग के लिए, राइट, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए. तो वहाँ पे टैक्स सिस्टम क्या था. और लास्टली, स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब आप देख रहे हो, जब यहाँ पे स्ट्रगल टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए ही स्ट्रगल है, तो दैट मीन्स लोग खुश नहीं थे. कुछ प्रॉब्लम्स थी जो वो डील कर रहे थे, जिस जो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं. ठीक है, तो यहाँ अब हम डिटेल में इन रीजंस को समझेंगे वन बाय वन. तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीजंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आप समझ रहे हैं, बैकग्राउंड लेके चलिए एक तरीके से, कि बैकग्राउंड है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि जिसने एक एक प्लेटफॉर्म सेट किया, एक बेस सेट किया फॉर अ रेवोल्यूशन. ठीक है, फ्रांस में. तो ये अब आप समझ चुके होंगे कि तरीका मेरा क्या है, कि मैं एक टॉपिक लेती हूँ और मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं. किंग एंड उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी. सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि लुइस 16 जो है वो किंग बने थे फ्रांस के 1774 में. तो अगर आपसे पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चंस में कि क्या होंगे या ये कौन था किंग, कौन था उस टाइम पे, तो आप ये कहेंगे कि लुइस 16 किंग थे 1774 में. वो थ्रोन पे आए. थ्रोन पे आए का मतलब क्या है, मतलब वो किंग बने. ठीक है, ही सॉ एन एम्प्टी ट्रेजरी. देखिए, जब अब यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करेगा, ट्रेजरी. ट्रेजरी मतलब क्या, ट्रेजरी मतलब आपका कह सकते हो खजाना, जो मनी है, बैंक कह सकते हो एक तरीके से. ठीक है, उस टाइम पे इसे ट्रेजरी कहा जाता था. और ये एक एम्प्टी ट्रेजरी को फेस किया लुइस 16 ने, जो कि बॉर्बन फैमिली के थे, जब वो थ्रोन पर आए फ्रांस की. अच्छा, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी, मतलब खाली क्यों था, फ्रांस के पास क्या पैसे नहीं थे. तो अब आप देख रहे हो, लिंक करना सीखो. अगर आप पढ़ रहे हो और आप
रीड कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली चीज तो ध्यान से सुनो एंड उसके बाद उसको रिलेट करो। मैंने हेडिंग क्या दी है, किंग एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो अभी तो हमने ये देखा कि किंग कौन था, कौन आया, ठीक है, कब आया। उसके बाद उसने प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम क्या डील करी, और मेजर प्रॉब्लम बेसिकली वो थी एम्प्टी ट्रेजरी। अब ये क्यों था? अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रांस के पास पहले से कोई पैसा नहीं था, लेकिन जब लूज 16 आया, तो अगर ऐसा है कि फ्रांस के पास पहले पैसा था और अब नहीं है, तो उसके भी तो कोई रीजन होंगे ना, ठीक है। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। देखिए, फ्रांस हो गया या यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज हो गई, उस टाइम पे इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो इन सब ने अपने अपने तरीकों से इंडिपेंडेंस अटेन करी है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब चीज़ें इस टाइम पे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो, और उस टाइम पे ये इतने लंबे इयर्स ऑफ वॉर जो हर किंग लड़ता था, ए अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए जो है वो किंग वॉर्स लड़ा करते थे उस टाइम पे पहले। तो ये लंबे समय से जो वॉर चले जा रही थी, अगर आप कंटिन्यूस एक वॉर जोन में ही हो, आपकी कंट्री वॉर ही चल कर रही है काफी सालों से, तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री के पास पैसा नहीं होगा, खत्म तो होगा ना। ऐसे तो है नहीं कि कहीं पेड़ से आप तोड़े ही जा रहे हो पैसे। तो वो फ्रांस के एक रीजन ये था, एम्प्टी ट्रेजरी का, ठीक है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर हुआ, उसमें फ्रांस ने अमेरिका ने सबसे पहले इंडिपेंडेंस अटेन करी, राइट। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनकी इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए फ्रांस ने भी मदद करी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर्स का भी इस्तेमाल किया था। अगर आपको मिलिट्री अपनी एस्टैब्लिश करनी है, एक स्ट्रांग मिलिट्री रखनी है जो पावरफुल हो, उसके लिए आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। चाहे आपको वहाँ कहीं अपने सोल्जर्स को स्टेशन करना है, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करने हैं, एक्सक्लूसिव टूल्स उन्हें प्रोवाइड करने हैं, तो आपको पैसा तो चाहिए, ठीक है। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवर्स टू अ डेप्ट, ठीक है। डेप्ट जो ऑलरेडी अंडर डेप्ट था फ्रांस, उससे उस डेप्थ में, डेप्थ मतलब जो कर्ज होता है, ठीक है, उसमें और लिवर्स मतलब वहाँ की जो वो हुआ था, कह सकते हैं करेंसी होती थी, फ्रांस की करेंसी जो होती थी, उसमें बहुत ज्यादा और डेप्थ हो गए। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. जिनसे भी फ्रांस ने पैसा लिया था उस टाइम पे, चाहे वो पैसा उन्होंने आगे चल के वॉर में खर्च किया, अमेरिका की मदद करी, लंबे समय से वॉर पे था, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत कोई कंट्री एक्सट्रीमली वेल ऑफ कंट्रीज हैं और पहले के टाइम में तो नहीं भी हुआ करती थी। तो ये लेंडर्स से पैसा बोरो कर करके, ठीक है, फ्रांस ने वॉर लड़ी, अमेरिका की मदद करी, और इसी वजह से आप यहाँ देख सकते हो कि इस वजह से जो है वो एक डेप्थ में आ गए, और इन वॉर्स से वो और डेप्थ के अंडर आ गए। और जिन लेंडर्स ने उन्हें पैसे दिए थे, मनी दिया था, वो अब 10% उनसे इंटरेस्ट अपना लोन पे चार्ज करने लगे, ठीक है। अब ऐसे में किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी किंग के लिए क्या सोल्यूशन होगा मनी अर्न करने के लिए? क्योंकि मनी तो आपको एनीवे हर चीज के लिए चाहिए, चाहे वो स्कूल सेटअप करना हो, मिलिट्री मेंटेन करनी हो, पैलेसेस मेंटेन करने हो, बिल्डिंग्स मेंटेन करनी हो, ऑफिसेज मेंटेन करने हो, सब चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए। ऐसा तो कोई चीज नहीं है जिस पैसे के बिना हो सकती है। तो ऐसे में फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब वो अंडर इस उसमें आ गए कि अब इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो क्या कर रहे थे, अब उनको लोगों पे टैक्स इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अ लोन। बड़ा अमाउंट उनको अपने इंटरेस्ट पेमेंट में ही लगाना पड़ा, अपने बजट का जो बड़ा अमाउंट था वो अब वो इंटरेस्ट के तौर पर देने के लिए ऑब्लाइज हो गए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेप्ट में थे, इतने ज़्यादा कर्ज में थे। और अब उनका जो इस कर्ज पर इंटरेस्ट बन रहा था वो 10% बन रहा था, और तो ऑलरेडी जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था उसका मैक्सिमम अमाउंट अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए नहीं था उनके पास। अब उन्हें कर्ज के तौर पर उनका जो इंटरेस्ट है वो जमा करना पड़ रहा था। अपने रेगुलर एक्सपेंसेस
जो वो डील करना चाहते थे, चाहे वो स्कूल हो, लोगों को फूड प्रोवाइड करना हो, चाहे वो और भी सारी चीज़ें जो बिल्डिंग्स मेंटेन करने हो, स्कूल मेंटेन करने हो, इंस्टीट्यूशंस बनाने हो, उन सब के लिए उस किंग के पास, उस गवर्नमेंट के पास कोई और तरीका नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को इंक्रीज करना ही उसके पास तरीका था। और सोर्स ऑफ इनकम किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेस ही होते हैं जो वो लोगों पर अप्लाई करते हैं, सिटीजन्स पर अप्लाई करते हैं, राइट? ये थे। पर ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये जो डिसीजन लिया गया कि हम टैक्स लिवाई करेंगे अपने लोगों पर, वो भी एक सटीक तरीका नहीं था जो किंग की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, किंग की कंट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर पाता, सरवाइव करने में उनकी मदद कर पाता। अब ऐसा क्यों? अगर हम अभी अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी भी कंट्री डेवलपिंग है, कोई डेवलप कंट्री नहीं है हम। लेकिन जब हम टैक्सेस लिवाई करते हैं लोगों पर, तो एटलीस्ट कुछ तो हमें बेनिफिट मिलता है ना? अगर हम बहुत ज्यादा डेप में हो, कर्ज में हो, तो अगर हम 10 रुपए के कर्ज में हैं, तो अगर हम 3 रुपए भी लोगों से ले रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो पैसा आ रहा है ना हमारे पास। लेकिन ये जो सिचुएशन थी फ्रांस के केस में सही नहीं थी। टैक्स तो गवर्नमेंट लिवाई कर देती, फ्रेंच गवर्नमेंट टैक्स तो इंक्रीज करके लोगों पर अप्लाई भी कर देती, लेकिन वो टैक्स मेजर भी एक बहुत बड़ा सटीक मेजर नहीं था उस टाइम में फ्रांस फ्रांस में, कि वो उन्हें वो परफेक्ट रिजल्ट्स यील्ड कर पाता। ऐसा क्यों? Which comes and makes us to the second point, second major reason for the French Revolution: people and tax system. Friends, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आई फिनिश एंड कवर these particular two reasons in the next video. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. Stay tuned everyone. If you have any doubts and queries, do write to me in the comment section and definitely I'll get back to you. Thank you.